हेलो एवरीवन, दिस इज पीपी सर, यानी मैं प्रमोद पटेल सर। बच्चों, आज आप लोगों को केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? देखो बच्चों, दुनिया में जितने भी एलिमेंट होते हैं कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल या कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए आइडिया सबसे पहले लुईस सर ने दिया था। किसने दिया था? लुईस ने। अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, दुनिया में जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट होते हैं, जिससे मैं बात करूं H2O की बात करूं, तो H2O अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। इसके सेंट्रल एटम इसके लिए जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। 2, 6 आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और 2, 6। ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 है इसमें, एक हाइड्रोजन से ये अपना बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इसने अपना बॉन्ड बना लिया है। तो आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 10 से 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो देखो, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया ऑक्सीजन ने। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से काम चलाता है। तो देखो, ऐसे कर सकते हैं, इसको लोन पेयर कह सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉनों को। और ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। ठीक बाबू, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट में ऑक्सीजन के पास। अगर मैं बात करूं अमोनिया की, इसी तरह अमोनिया की, तो देखो नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है। इसका एटॉमिक नंबर होता 7, 2, 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ 5 स्टार लगा देना, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 3 हाइड्रोजन है अगल बगल। तो अपना हाइड्रोजन इसके अपने अगल बगल के इलेक्ट्रॉनों से लेके ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है। अच्छी तरह से समझ में आ रही है कोई बात? ठीक। तो ये दोनों जो बॉन्ड हैं, इसको कोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। ये लोन पेयर आपका है, ये सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। तो देखो, नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट कुछ ऐसे मालिक्यूल हैं जिनका ऑक्टेट नहीं पूरा है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी वह कंपाउंड क्या स्टेबल है। देखते हैं कौन कौन है। हम बात करते हैं BeCl2 की। BeCl2 की देखो, तो देखो सेंट्रल एटम Be है, ऐसे Cl कितने जुड़े हैं? 2 Cl जुड़े हैं। एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो सेंट्रल एटम के पास इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। लेकिन लुईस सर को तो 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा था, उनको सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही दिखाई दे रहा था। उनके अनुसार यह क्या है, यह कंपाउंड, यह थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी थ्योरी। और मैं बात करूं BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड की बात करूं, तो देखो सेंट्रल एटम B है, ऐसे 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इससे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ भी लुईस सर का एक्सप्लेन नहीं कर पाई थ्योरी। अगर मैं बात करूं PCl5 की, तो P सेंट्रल एटम P है, P से Cl 5 Cl जुड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो, एक सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 हो गया। बस बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जिनको लुईस की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उसके लिए ज़रूरत थी एक नई थ्योरी की, जिसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आइए देखते हैं क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखते हैं। देखो बाबू, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है टोटली बेस्ड है क्वांटम थ्योरी पे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको टोटली बेस्ड है क्वांटम थ्योरी पे। देखते हैं, तो लिखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। लिखो बाबू, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, लिखो, पोस्टुलेट इसका क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहला क्या है रूल? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी is
based on quantum theory. Valence bond theory is based on quantum theory. This theory is proposed by this theory was proposed by Hitler and London in 1927. Further explained by Linus and Pauling in 1954. Further explained by Linus and Pauling, who was awarded by Nobel Prize in 1954. सुनिएगा बाबू ध्यान से, इस थ्योरी को, यह थ्योरी, दिस थ्योरी बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, इसको सबसे पहले हिटलर एंड लंदन के द्वारा दिया गया था 1927 में। ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेन लिनस एंड पॉलिंग के द्वारा अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया, जिसके लिए उनको 1954 में नोबेल प्राइज मिला। यह थ्योरी सबसे ज़्यादा वैलिड थी 1940 टू 1916 में, ज़्यादा वैलिड थी। लिख लेना, अगला पॉइंट है, दिस थ्योरी या VBT was very widely used in the period in 1940 to 1960। ठीक है, इतना था क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब आइए देखते हैं कैसे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर पढ़ते हैं पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आइए देखते हैं हाउ टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कैसे बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। देखते हैं कैसे बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो कैसे बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, देखते हैं इसको हम। चलो लिखते हैं हाउ टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। चलो देखो बाबू, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हम इसको पोटेंशियल एनर्जी कर्व के सहायता से हम इसको समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कर्व की सहायता से इसको समझेंगे, कैसे बनता है पोटेंशियल एनर्जी कर्व की सहायता से हम समझेंगे इसको। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है 1/K Q1 Q2 R। इन जनरल हम पढ़े हैं। देखो इसको देखो ऐसे समझ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ये है आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, समझिएगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस IND है। क्या है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और देखो ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे यहाँ जो है आपका रिपल्सिव फोर्स के लिए होगा, यह रिपल्सन के लिए होगा, यह रिपल्सन अभी समझा रहे हैं हम न्यूक्लियस के द्वारा इसको। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ K Q1 Q2/R लगेगा। और अट्रैक्शन के लिए हम देखेंगे तो अट्रैक्शन के लिए इधर लगेगा आपका अट्रैक्शन के लिए, तो अट्रैक्शन के लिए वैलिड होगा यह। इसके लिए P = -K Q1 Q2/R। ये माइनस कैसे आ रहा है अभी हम इसको कर्व के द्वारा समझाएंगे।
अगर मान लो बाबू देखो देखो कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है, इसको हम समझते हैं एटम के द्वारा। मान लो हम जानते हैं कि एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये देखो 2 एटम है, एटम के अंदर होते हैं न्यूक्लियस, ये जानते ही हम लोग। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अगल बगल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं हम, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, समझना ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, दोनों में अट्रैक्शन होगा। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन, यहाँ भी अट्रैक्शन आपको लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में क्या होगा, रिपल्सन लगेगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो मतलब कहने का मतलब है, इसका मतलब अट्रैक्शन के लिए डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए और रिपल्सन के लिए डिस्टेंस कम होनी चाहिए। अगर इन दोनों कर्व को हम आपस में मर्ज करें, इन दोनों कर्व को आपस में हम मर्ज करें तो देखेंगे कर्व कुछ ऐसा बनेगा। मतलब कुछ ऐसा किया जाए, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा कि किसी तरह रिपल्सन फोर्स को और अट्रैक्शन फोर्स को पास लाया जाए और पास ला के इक्वेट कर दिया जाए, किसी तरह ऐसा किया जाए। तो इसके लिए हमको दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। ऐसे मर्ज करके देखते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है बाबू, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है आपका है IND, मतलब क्या, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो मैं बताया हूं नीचे जो कर्व रहता है अट्रैक्शन को वैलिड करता है। इसको हम ऐसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे हम। देखो बाबू इधर क्या है, इधर देखो, सुनो, हम लोग शुरू से पढ़ते चले, अभी बताया हूँ अभी भी आप लोगों को। पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू जो होता है K Q1 Q2 बाई R होता है। तो देखो यहाँ जो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। R क्या है, यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ये क्या है, इधर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखो, इनफाइनाइट से इसमें अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अगर एटम काफ़ी दूर थे, इतने दूर थे, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे। जब एटम बहुत दूर थे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, मतलब इतने दूर हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, इतने दूर हैं। ठीक है। अब इसको ऐसा है, जब एटम पास आएंगे, आपस में पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो से भी कम होती जा रही है, मतलब और कम होगी। जब मॉलिक्यूल पास आएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस मॉलिक्यूल पास आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। ये इतने पास आ जाएंगे, ये इतने पास आ गए, इतने पास आ गए, यहाँ इतने पास, और यहाँ क्या है, इतने पास आ गए। मान लो यहाँ इतने पास आ गए हैं कि बांड ही बन गया। यहाँ देखो बाबू, मेरे कहने का मतलब है अट्रैक्शन, यहाँ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल, जैसे एटम पास आ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी को कम करते जा रहे हैं, कम करते इतना कम कर दिए हैं, पोटेंशियल एनर्जी को निगेटिव कर दिए हैं, इसलिए यहाँ निगेटिव साइन दिखाया गया। पोटेंशियल एनर्जी को कम कर दिए हैं, अट्रैक्शन यहाँ बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, यहाँ निगेटिव होगा, -K Q1 Q2 बाई R होगा। पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। यहाँ देखो तो बाबू, अट्रैक्शन, इधर तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ इस जगह, इस पॉइंट पर रिपल्सन बढ़ा है। यहाँ आपका रिपल्सन वैलिड करेगा, ठीक है, रिपल्सन वैलिड करेगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूल पास आएंगे, जुड़ेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, यहाँ देखो इतने पास आ जाएंगे। जैसे न्यूक्लियस के जब पास आने लगेंगे तो अभी तो इसमें अट्रैक्शन हो रहा था। जब अट्रैक्शन हो गया तो न्यूक्लियस के काफ़ी, जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस में अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होता है। जब
इतने पास आ जाएंगे तो यहाँ रिपल्सन बढ़ता जाएगा, इसके अनुसार से रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। यहाँ आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, इक्विलिब्रियम। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, और यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मेरी बात को समझ पाए होंगे आप लोग थोड़ा। एक्चुअली ये कर्व जो है आपका फिजिक्स से लिया गया है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या है, बराबर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन कर सकते हैं, एफ ए को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ आर को फोर्स ऑफ रिपल्सन कहते हैं। यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है बाबू। तो और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी के बीच में कर्व प्लॉट किया गया। ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली ये फिजिक्स से लिया गया है। U इक्वल टू माइनस ए बाई आर टू दी पावर एन माइनस बी बाई आर टू दी पावर एम से लिया गया है आपका। हाँ, एक्चुअली ये फिजिक्स का टॉपिक से लिया गया है। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ बनता है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। आइए देखते हैं आप कैसे बनता है, क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट। ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। देखिए, लिखिए पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नोट करिए। तो आइए अब देखते हैं क्या होता है पोस्टुलेट ऑफ वीबीटी। तो क्या होता है पोस्टुलेट ऑफ वीबीटी? तो पहला पोस्टुलेट है बाबू, लिखो कोवैलेंट बॉन्ड इज formed by overlapping of atomic orbital। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी ओवरलैपिंग आपको समझाएंगे। पोस्टुलेट है आपके। दूसरा है बाबू, इसमें दूसरा क्या है? दूसरा है इट इज कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ, लिखो इट इज द कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ half filled atomic orbital। ठीक है। अगला है आपका विद एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्मेशन से सिग्मा बॉन्ड एटॉमिक ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लिखो ड्यूरिंग द overlapping of atomic orbital, sigma bond and pi bond is formed। ठीक है बाबू। एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं। अगला पोस्टुलेट है जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही अच्छा होगा। मोर ओवरलैपिंग इज द बॉन्ड फॉर्मेशन, लिखो मोर ओवरलैपिंग is the bond formation। ठीक। अगला पांचवा प्रॉपर्टी है आपका बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और छठा एंड लास्ट 6 प्रॉपर्टी है आपका है बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। 7वां प्रॉपर्टी इधर लिख लो, नीचे लिखेंगे दिखाई नहीं देगा, कैमरे में नहीं आएगा। 7वां है बाबू, लिख लो
ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डायरेक्शनल करेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों जितने भी पास्टुलेट हैं आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में सारा पास्टुलेट समझ में आ गया होगा। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इट इज द कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म। मोर ओवरलैपिंग मोर इज द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड लेंथ। सबको समझाऊंगा आप लोगों को भी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शनल करेक्टर। ये आपके पास्टुलेट हैं। अब आपको देखते हैं कैसे होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। अब हम ओवरलैपिंग का कंसेप्ट समझते हैं। तो हेडिंग डालिए ओवरलैपिंग कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। चलो ठीक है, नोट करो इसको।